गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसकी हमने नोट्स और इसका चैप्टर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब पाठ के अंदर अलग अलग पेज पर प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं और स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं। उसको हम इसमें इस PDF में समझेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 27 पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। अब कौन कौन से हैं वो देख लो। देखो, हमारे पास है पेड़ को काटना। अब पेड़ काट रहे हो आप, तो वो क्या हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, जो दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा हो, होते हुए दिखाई दे रहा हो, प्रक्रिया हो रही है, दिखाई दे रहा है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी आपका भौतिक हो गया। आलमारी में जंग लगना, देखो आलमारी में जो जंग लगता है ना, वो हमको दिखाई नहीं देता है कैसे हो रहा है, तो ये आपका हो गया रासायनिक क्रिया। जल का उबल कर वाष्प बनना, अब देखो जल का उबल कर वाष्प बनना, ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन, दिखाई देता है हमको। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये दिखाई देता है हमको। अगर आप पानी के अंदर करंट को डालें, बिजली को डाल दें, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो रासायनिक परिवर्तन में हमको दिखाई नहीं देगा। जल में साधारण नमक का घुलना, अब जल में जो है वो नमक का घुलना, जल में नमक घुलेगा, अब डाला नमक, अब घोल रहे दिखाई देगा घुल रहा है, तो ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। फलों में सलाद बनाना, फलों से क्या बनना है? सलाद बनाना है, तो ये भी भौतिक ही हुआ। लकड़ी और कागज का जलना, देखो लकड़ी और कागज का जल रहा है, लकड़ी और कागज दोनों जल रहे हैं, जलता हुआ तो दिख रहा है, बट लकड़ी में से जो कार्बन बन रहा है वो हमको नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक में। आंसर देख लेते हैं। देखो, रासायनिक परिवर्तन में आएगा आलमारी में जंग लगना, विद्युत जल में प्रवाहित होना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। लकड़ी और कागज का जलना, लकड़ी और कागज जल जाते हैं और उनका परिवर्तन हो जाता है, कोयले में बदल जाते हैं, वो कोयले में, वो हमको दिखाई नहीं देता रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो भौतिक परिवर्तन है वो सारे के सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। जैसे पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबल कर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके भौतिक परिवर्तन में आ गए, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं, अपने आप ही लिखना है इसका उत्तर। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण के अलग प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसके अनुसार आपके आसपास कोई भी चीज़ें हैं, उसको हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के अलग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में सारे के सारे चीज़ें एक ही जैसी हो, एक ही परमाणु की बनी होंगी, समान गुणधर्मों वाली होंगी। तो अपने आसपास आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो पता हो। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन है, हवा है, सब जगह O2 भरा होगा, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होगा, एक ही जैसा हो गया। सोने की अंगूठी AU, एल्युमिनियम फॉइल AL, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो ये जो चीज़ें ये शुद्ध पदार्थ हो गए। अब वायु देखो, वायु मिश्रण है। वायु में क्या है? वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये बहुत सारी गैसें मिक्स हैं, तो ये वायु हो गया। उसके बाद जल, पानी। अब पानी में आपको पता है कि इसमें सोडियम भी होता है, क्षार होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो जल भी हो गया। नमक हो गया, नमक हम अब पता है नमक NaCl नमक होता है, उसके साथ उसके अंदर आयोडीन भी होता है। क्या होता है? आयोडीन भी होता है, वो भी मिश्रण हो गया। पीतल, आपको पता है पीतल 2 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। पीतल जो है वो 2 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो वो अपने आप ही क्या बन गया? मिश्रण। इसके बाद लकड़ी। अब लकड़ी देखो,
लकड़ी के अंदर क्या क्या है? लकड़ी के अंदर कार्बन है, कार्बन के साथ साथ हरित कण होंगे, हरित कण जो हरा हरा होता है, हरित कण भी हो सकते हैं लकड़ी में। और उसके बाद उसके अंदर ग्लूकोज है, क्या हो सकता है? ग्लूकोज हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इस तरह आपके आसपास जो शुद्ध पदार्थ हैं और जो मिश्रण हैं उनको इस तरह से अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब पदार्थ से, अब पेज नंबर 16 है, पेज नंबर, किताब के अंदर पेज नंबर 16 पे जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं उन सब का उत्तर हम आगे पढ़ते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है। एक हो, एक प्रकार, एक से अलग प्रकार के हों, कोई भी चीज़ हो, मिक्स कर दिया, मिश्रण कर दिया आपने, या यौगिक हैं या तत्व हैं, तो सब का सब पदार्थ कहलाता है। पदार्थ यानी अपने दुनिया में अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं सब पदार्थ में आ जाती हैं। लेकिन अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताओ। ये तो हमने इसमें पढ़ा हुआ है, तो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, समांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संघटन होता है। आपने पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया, पूरे विलयन में, पूरे पानी के रस में जो चीनी है वो पूरा नमक या चीनी पूरे पानी में समान रूप से घुल जाएगी। उसका उल्टा विसमांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन नहीं होता है। तेल और पानी मिला लो, कहाँ मिलेगा? सब जगह नहीं होगा। इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती। इसमें आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं होती। इसमें सब अणु एक दूसरे के साथ, पानी के अणु और चीनी के अणु प्यार से मिल के, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन विसमांगी में क्या होगा? इसमें दोनों भारत पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई देगा। इसमें मिश्रण विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथकन सीमाएं दिखाई देती हैं। इसका उदाहरण लिख दो। नमक चीनी का जल में विलयन, जल और रेत का मिश्रण, बालू और रेत को मिला दो, खूब हिलाओ खूब हिलाओ, मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान है। समझ में आया? ठीक है, चलो हम आगे वाला पेज पढ़ते हैं। अब अभ्यास का है, पहला प्रश्न अभ्यास का है। ये इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में जो हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी थी, इसको पृथक करने के लिए कौन सी विधि को आपको उचित रहेगा? तो निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? तो कैसा है? सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर से ही देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक और पानी, इन दोनों को अगर आपने मिला दिया है तो अब बताओ कैसे अलग करोगे? बिनोगे, छानोगे, क्या करोगे? नहीं अलग होगा। इसका क्या होगा? वाष्पीकरण कर देंगे। अगर हम गर्म करेंगे इसको तो जो है आपका पानी है ये क्या करेगा? नमक का साथ छोड़ देगा और गर्मी के कारण भाग जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम? वाष्पीकरण। नमक क्या है? नमक का अच्छा दोस्त नहीं है पानी, भाग गया गर्मी मिलते ही। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन। हमने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन के बारे में कि अमोनियम क्लोराइड हो, कपूर हो, हैं, जो गर्म करने के बाद तुरंत ही क्या हो जाए? लिक्विड में ना बदले, द्रव में ना बदले, सीधे गैस में बदल जाते हैं। चीज़ें गैस में शॉर्टकट मार देते हैं।
तो वो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड भी वही है। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, नमक जो अमोनियम क्लोराइड है ये तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड नहीं है। तो जब आप इसको गर्म करते हो तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊपर जाके जमा हो जाता है, जो हमने कीप उल्टा कीप रखा होता है ना उसके अंदर, और दोनों अलग हो जाते हैं। अब देखो, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना। अब ये तो सिंपल है, धातु के छोटे छोटे टुकड़े हैं और जो कार है उसके इंजन का जो तेल है उसमें से अलग करना। तो अब जैसे चाय पत्ती डाल दी, आपने चाय बना दिया है, उसी तरह अलग करना, छान लीजिए। तो ऊपर उसके कण बड़े बड़े होते हैं, तेल नीचे निकल जाएगा और धातु के जो कण हैं वो ऊपर रह जाएंगे। अब आया खाने की बात। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण। दही आपको दिया है, अब मक्खन निकालना है तो उसको घुमाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, खूब मथना पड़ेगा, मिक्सर में डालना पड़ेगा कुछ, वो पूरी प्रक्रिया होती है अपकेंद्रण। ये सारी चीज़ें हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर आपको कोई तकलीफ हो तो पीछे वाले लेक्चर को देखो। आप लोग कुछ बच्चे ही लेक्चर को देख रहे हैं, बाकी सब जलसा कर रहे हैं, ठीक है? तो मिलो फिर जलसा बताते हैं। जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप द्वारा, हमने कीप देखा था कि बोतल में वो कीप थी, उसके अंदर हमने क्या डाला था, जल और तेल डाल दिया था। तो जो जल था वो क्या हो गया, वो नीचे रह गया, और तेल ऊपर रह गया, जल नीचे रह गया। तो हमने जब कीप का कॉक खोल दिया, स्टॉपेज जो उसका बटन होता है वो खोला, नॉब खोल दिया, तो क्या हुआ, जो जल था वो पहले बाहर निकल गया। अब जल जब बाहर निकल गया तो बचा तेल। अब तेल को आप बाहर निकाल दो, उसको बोलते हैं पृथक्करण कीप द्वारा वर्गीकरण। अभी मैंने बताया आपको, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में छानकर, अभी बताया हमने। अब बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, ये तो छोटे बच्चे खेलते ही रहते हैं चुंबक के द्वारा। उसके बाद भूसे में से गेहूं के दाने को पृथक्करण, अब इसको बोलते हैं विलोडन। अब ये विलोडन तो है ही, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक्करण, इसको भी छानना ही बोलेंगे ना, छानते ही तो हैं। कैसे छानते हैं, गेहूं के जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, वो दाने छोटे होते हैं। या तो इसको विलोडन लिखा है, विलोडन का मतलब क्या होता है कि जो गेहूं के दाने और भूसा है, अब उसको आप क्या करो, थोड़ी ऊंचाई से आप गिराओ और हवा चल रही है, तो भूसा जो है वो हल्का है तो वो दूर जाके गिरेगा, और जो गेहूं के दाने हैं जिसमें वजन है वो पास में गिरेंगे, तो दोनों अपने आप अलग हो जाएंगे। जैसे गांव में करते हैं यार, आप लोग गांव में सब जानते तो हो, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए छानना पड़ेगा। अब सोचोगे कि सर कैसे छन्नी से छानेंगे, छन्नी नहीं आता है बेटा, अलग अलग फिल्टर आता है। जिसके यहाँ आरओ मशीन है, फिल्टर वाली मशीन है, जो पानी पीते हैं ना, उसमें देखना जो उसमें सिलेंडर जैसा लगा होता है, उसके अंदर बहुत पतला फिल्टर आता है, वो सारे मिट्टी के कणों को फिल्टर कर देता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों का पृथक्करण, जहाँ पे भी रंजक आएगा वहाँ पे तो क्रोमेटोग्राफी आएगी, क्योंकि रंगीन चीज़ों का पृथक्करण खाली क्रोमेटोग्राफी से ही हो सकता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं चाय बनाना, क्या बात है। अभी तो आ गया चाय बनाना, लड़के भी सीख लें, लड़कियों को तो आता ही है। तो चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्रश्न आ गया परीक्षा में तो लड़कियां पूरे में से पूरे लाएंगी। क्यों, क्योंकि लड़के तो आलसी हैं, कुछ नहीं, खाली खाना पीना घूमना आता है बस। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, फिल्ट्रेट, घुले तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना, ये सब शब्द का प्रयोग करना। अब गड़बड़ हुआ, चाय बनानी होती तो लिख देते, लेकिन अब ये सब शब्दों का प्रयोग करना है तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहले एक बर्तन में लगभग 100 ग्राम विलायक यानी जल, जिसमें कोई चीज़ घुल जाती हो उसको विलायक कहते हैं। विलायक ले लिया,
इसे उबालने तक गर्म करेंगे। जब तक ये उबलेगा नहीं तब तक क्या करेंगे, इसको गर्म करते जाएंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच विले यानी चाय पत्ती डालेंगे। जिसकी कम मात्रा होती है वो विले होता है, जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो विलायक होता है। समझ में आया? अब विले चाय पत्ती का घुलनशील भाग पानी में घुल जाएगा, जो घुलनशील होगा वो घुल जाएगा, और उबाल कर इसे छान लेंगे। छन्नी पर अघुलनशील, छन्नी के ऊपर क्या आएगा, जो घुलता नहीं है वो अघुलनशील, वही तो बचेगा, अवशेष रह जाएगा, जिसे हम फेंक देते हैं। और घुले फिल्ट्रेट, जो घुला हुआ बचा हुआ है चाय का पानी, उसमें क्या क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, उसका क्या बना देंगे, मस्त विलयन बना देंगे और पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। या क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, कक्षा 9 का अध्याय 2। ठीक है, इसके अंदर हम अध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। इसमें क्या कहा है, देखो, जिस विलयन में उसी ताप पर अब और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब संतृप्त विलयन क्या होता है ये पढ़ना जरूरी है। अब सोचो कि आपने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर पानी ले लिया, बहुत सारा पानी भर दिया है, पानी भर दिया है, ठीक है, पानी भर दिया है, अंदर पानी भर दिया। अब पानी के अंदर आपने क्या किया, चीनी के कण डाल दिए, चीनी डाल दी, एक बार 1 चम्मच डाल दी। अब आप उसको घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते, पानी में चीनी क्या होगा, घुल जाएगा। दूसरा चम्मच डाला, 1 चम्मच डाला, उसके बाद वापस 1 चम्मच डाला, वापस 1 चम्मच डाला, वापस। अब ये 5-6 चम्मच घुलने के बाद पानी की भी तो कैपेसिटी है, जैसे हमारे पेट की कैपेसिटी है, जैसे हमारे पेट की क्षमता है, ऐसे पानी की भी क्षमता है, तो घुलता तो जाएगा, बट 5-6-7 चम्मच घुलने के बाद वो जो चीनी है वो कुछ मात्रा में यहाँ जमा होने लगेगी। इसका मतलब समझ जाने का कि जैसे हम 8-10 पूड़ी खाने के बाद संतृप्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, संतृप्त, हमारा मन संतृप्त हो जाता है। इसी तरह ये विलयन के अंदर चीनी जाने के बाद ये विलयन भी क्या हो गया बेटा, संतृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में उसी ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं घोल सकते। जैसे कि 293 केल्विन तापमान पर 100 ग्राम जल में अधिक नमक नहीं घोला जा सकता, अतः यह नमक जल एक संतृप्त विलयन है। ठीक है, ज़्यादा ना खाया जा सके, ना घोला सके, संतृप्त विलयन। पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये तो हमने 50 बार पढ़ लिया है। वो अब शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन उनका खासियत क्या होती है, उनकी खासियत ये होती है कि उनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। शुद्ध पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प बन जाएगा और शुद्ध बर्फ नहीं, शुद्ध पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे पेट्रोल और डीजल भी ऐसा होते हैं, अपने तापमान पे वो क्वथनांक उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक, पानी आदि। अब कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का आकार, कोलाइड में हमने पढ़ा था, कोलाइड में हमने अंतर पढ़ा हुआ है, विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। ये बीच में होता है ना कोलाइड, हमने तीनों पढ़े थे ना, 1 2 3, तो ये बीच में कोलाइड होता है। क्या होता है, इसका विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, स्याही हो गया, साबुन का घोल हो गया आदि। यह एक विसमांगी मिश्रण होता है जिसमें
विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अरे यार ये तो हम तीनों पढ़ चुके हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबित विलयन। तो चौक हो गया, जल का मिश्रण हो गया, गंदा पानी हो गया, पेंट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विसमांगी मिश्रणों में क्या करना है आपको? वर्गीकृत करना है। सोडा जल है, लकड़ी है, बर्फ है, वायु है, मिट्टी है, सिरका है, छनी हुई चाय। अब समांगी का मतलब पता ही नहीं चले कि दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं चले, इसको बोलते हैं सोडा जल। सोडा जल जो हम सोडा पीते हैं ना, पेट में गड़बड़ होती है तो उसमें देखो नींबू होता है, नींबू के साथ पानी होगा, पानी के साथ नमक भी आएगा, नमक के साथ उसमें CO2 गैस होती है, जो हम पीते हैं ना बाहर गैस ढकार आती है, वो CO2 गैस होती है। ये सब मिक्स होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। वायु भी समांगी मिश्रण है। वायु मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी गैसें आपस में बहुत अच्छी तरह मिली होती हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देती हमको। सिरका हो गया, सिरका छनी हुई चाय हो गई। अब चाय पीने का मन है, चाय छान दी तो आपको पता चलेगा कि दूध अलग है, पानी अलग है, चीनी अलग है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अविसमांगी में सब कुछ अलग। लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन बोला था मैंने, ग्लूकोज बोला था, वो सब आपको पता चलेगा, उसमें मिश्र हो। बर्फ हो गया, अब बर्फ है यानी पानी ले लो, पानी में बहुत सारा क्षार होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें मिक्स हो। उसके बाद मिट्टी हो गया। मिट्टी में बहुत सारी मिक्स है, कोई अच्छी तरह मिक्स तो होगा नहीं, कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं आयरन ज़्यादा है, कहीं लोहा ज़्यादा है, कहीं कैल्शियम ज़्यादा है, ऐसा है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6। आप किस प्रकार की पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है? सीधे पता है, जल के बारे में शुद्ध चीज़ों का क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। तो बस आ जाओ लाइन पे। तो शुद्ध जल गंधहीन तथा स्वादहीन होता है तथा शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। हिमांक का मतलब बर्फ जम जाना, क्वथनांक का मतलब भाप बन जाना। यदि दिए हुए द्रव का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्वथनांक 100 डिग्री है तो यह शुद्ध पदार्थ होगा। ऊपर मैंने आपको समझा दिया है, समझे बच्चों? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? बताओ। अभी हमने पढ़ा बर्फ अशुद्ध है, दूध भी अशुद्ध है, लोहा शुद्ध लगता है, लोहा में सब जगह Fe होता है तो लोहा शुद्ध हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ, कि आपको कुछ पदार्थ दिए हुए हैं किताब के अंदर। इसमें तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। अब तत्व क्या है? तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो उसे तत्व कहते हैं। तो तत्व में क्या क्या आ जाएगा? सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन। यौगिक क्या होता है? यौगिक दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बेटा, लेकिन दोनों चीज़ों मिली उनका गुणधर्म उसमें दिखाई देता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका गुण पता चलता है और इनका मिलने का जो मात्रा है वो निश्चित होती है। मिश्रण में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, मिट्टी है, चीनी का घोल है, कोयला है, वायु है, साबुन और रक्त, ये सब चीज़ें हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है? ये तो अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन पौधों की वृद्धि, रासायनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन खाना पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया है। रासायनिक परिवर्तन में थोड़ा ही ध्यान ये रखने का कि हमको चीज़ें साक्षात में ही दिखाई देती है। जैसे भगवान हो गए, भगवान भी क्या हो गए? एक रासायनिक परिवर्तन ही हो गए हैं, कुछ दिखाई देते हैं नहीं, लेकिन होते सब जगह हैं, होते सब जगह। अब उदाहरण नंबर 1 में आ जाओ, सॉरी प्रश्न नंबर 1 में आ जाओ। ये तो हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये सब हमने पढ़ लिया हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम
नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। अब संतृप्त, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करते हैं कि जो संतृप्त विलयन है उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब नमक आपने ले लिया, 36 ग्राम वजन कर लिया। अब क्या किया, 100 ग्राम जल में डाल दिया और टेम्परेचर 293 यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है और विलयन की सांद्रता हमने सूत्र पढ़ा था, विलयन की सांद्रता तो विलेय की सांद्रता, विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो लिख दो, इसका हम लिख देते हैं। विलेय की मात्रा कितनी दी है, 36 ग्राम, जो कम है, जो घुलना चाहता है वो विलेय हो गया और जो घुलाएगा वो क्या हो जाएगा, वो विलयन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 100 + 36 क्यों दिया है, पानी तो 100 ही ग्राम है। बट बेटा पानी तो 100 ग्राम है, ये तो विलायक है ना, ये खाली विलायक है। आपको चाहिए क्या, विलयन। विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, तब आपका विलयन बनता है, इसलिए आएगा 136, 100 + 36 ये आ गया। अब आप इसको हल करोगे तो ये परसेंट में आ जाएगा विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ, ये सब तो आपको आता है बेटा, जो पढ़े होंगे, मेरा पीछे का लेक्चर देखे होंगे, वो सबको आ जाएगा। अब देखो शुद्ध पदार्थ है, इसमें कौन कौन सा शुद्ध पदार्थ है, एक तो लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है और पारा है, ये शुद्ध पदार्थ है। बाकी सब जो भी है वह शुद्ध है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। विलयन क्या है, मिट्टी तो विलयन नहीं है, समुद्री जल ये विलयन है, इसमें नमक मिला होता है। वायु है, वायु भी विलयन है, वायु गैस का विलयन है, गैस का, उसके अंदर गैस मिली हुई। कोयला विलयन नहीं है। सोडा जल विलयन है, सोडा जल विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। अब टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव हमने पढ़ा नहीं है, चलो एक वीडियो में पढ़ लेंगे। टिंडल प्रभाव करेगा आपका दूध, जिसके कण बड़े बड़े, दूध के अंदर कण बड़े बड़े, स्टार्च दो, ये दोनों में नहीं करेगा क्योंकि इसके जो कण हैं, विलेय के कण, वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें से जो प्रकाश होता है ना वो आर पार चला जाता है। लेकिन दूध में से, जिसमें फैट है, चर्बी है, प्रोटीन है, स्टार्च में से, स्टार्च का मतलब आप समझ लीजिए आलू का विलयन, आलू को घोल लीजिए, आलू का जो रस होता है उसी को घोल लीजिए, स्टार्च का विलयन। तो कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, अतः दूध और स्टार्च का विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब ये तो हम पढ़ लिए थे, यौगिक मिश्रण का वर्गीकरण ऊपर पढ़ लिए हैं। इसके बाद आ जाता है पेट्रोल और मिट्टी का तेल, केरोसिन, जो कि आपस में घुलनशील हैं, के मिश्रण को आप कैसे पृथक्करण करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल का क्वथनांकों में 25 से अधिक का अंतराल होता है। देखो पेट्रोल और मिट्टी के तेल दोनों की दोस्ती अच्छी है, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है, जैसे ही गर्मी पड़ती है, वैसे पेट्रोलवा भागने लगता है, वैसे पेट्रोलवा पहले भागने लगता है, बोलता है मुझे जाने दो भाई, अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। तो मिट्टी का तेल बोलता है जा भाई जा, अब साथ यहाँ तक ही था। ठीक है, देख लेते हैं। तो दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल हो, हम उसे प्रभाजी आसवन विधि से पृथक्करण कर सकते हैं। अब ऐसा मत बोलना सर ये प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है। प्रभाजी आसवन विधि हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है। प्रभाजी आसवन विधि द्रवों के अवयवों के क्वथनांकों में अंतर पर आधारित होती है। इस विधि से कम क्वथनांक वाला द्रव पहले भाग जाता है, वाष्पित हो जाता है। पेट्रोल
तथा अधिक क्वथनांक वाला द्रव आसवन फ्लास्क में बचा रहता है। वो इंतजार करता है अपनी गर्मी का कि और गर्म उत्तम बाहर निकले। पेट्रोल पहले भाग जाएगा, मिट्टी का तेल बाद में। पृथक्करण की समान विधियों के नाम लिखो। मक्खन, दही से मक्खन घुमा फिरा के पूछते हैं, उसको बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रित होता है, घूमता है। दूसरा है जल और नमक वाष्पीकरण। नमक से कपूर, नमक से कपूर आ गया, नमक से कपूर आ गया, इसका मतलब समझ गए क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। कपूर ऊर्ध्वपातन करता है ना यार। गर्म करोगे तो सीधे क्या करेगा, वो द्रव में नहीं बदलेगा, गैस में बदल जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब आ गया क्रिस्टलीकरण। ये भी हमने पढ़ लिया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है जिसमें कुछ गंदगी हो? क्रिस्टलीकरण विधि से मिश्रण को पृथक करने के लिए इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोला जाता है। कम से कम, आपने नमक ले लिया, उसमें कचरा है, अब आप क्या करो, उसको कम से कम जल में घोल दो और उसको अशुद्धि को छान लेते हैं। छान लिया, अशुद्धि निकल गई, ऊपर आगे फिल्टर पेपर में, कागज में, कपड़े में। इसके पश्चात विलयन को छानकर पत्र से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर हमें जो पदार्थ मिलेगा वो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, अभी तो हम पढ़ लिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को खुद तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल में जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर देगा, तो आपको घर पे बैठे बैठे कभी भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो मिल जाएगा, भले वो व्हाट्सएप पे हो या ना हो। ठीक है, चलो बाय, धन्यवाद।